नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे आज बाजार का कैसा रहा पूरा एक्शन, साथ ही अब अगले हफ्ते के लिए क्या बनाएं आप स्ट्रैटेजी। और आपकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। साथ ही आज हमारे साथ खास मेहमान हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत है आपका। साथ ही पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ। कुशल से हम जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल। देवांशी आशर में बताएंगे क्रेडिट पॉलिसी की 10 बड़ी बातें। डीएलएफ क्यों है खबरों में, हम जानेंगे मानसी दवे से। और कोल इंडिया में बुल और बेयर के तर्क हम जानेंगे आशीष से। सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कारोबार कैसा रहा। आज कारोबारी सत्र अंतिम दिन, बाजार ने हफ्ते का शानदार अंत भी किया। निफ्टी 125 पॉइंट की तेजी के साथ 13,250 के पास बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स भी करीब 450 अंकों की तेजी के साथ 45,080 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में आज अच्छी बढ़त देखने को मिली और बैंक निफ्टी भी 600 अंकों की छलांग के साथ 30,000 के पार बंद होने में अब रहा। FIS-DIS का डेटा क्या कहता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। FIS यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 2,970 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं DIS यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,971 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है। और आज के बाजार पर एडिटर टेक के लिए अनिल जी, बाजार हम देख रहे हैं रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। निफ्टी 13,200 के पार बंद हुआ। क्या वजह है बाजार के इस शानदार रन की? हफ्ते के चारों दिन भारतीय बाजारों ने एक्शन दिखाया और रोज लाइफ टाइम हाई बनाए क्लोजिंग बेसिस पर। और आज एक और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन रहा। अब तक की सबसे उच्चतम स्तरों पर बाजार पहुंचे और बंद होते दिखे। निफ्टी पर अब इतिहास में आंकड़ा जो दर्ज हो चुका है वो है 13,280 का और क्लोजिंग बेसिस पर 13,258 पर निफ्टी बंद हुआ 125 अंकों की मजबूती के साथ। सेंसेक्स भी पहली बार 45,000 के पार निकला, 45,148 का हाई बनाकर 45,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। लेकिन इनके साथ साथ भले ही बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड न बनाया हो, लेकिन 10 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अब बैंक निफ्टी ने भी बड़े ब्रेकआउट के संकेत दिए। 30,000 के पार निकलकर बैंक निफ्टी का बंद होना अपने आप में एक बड़ा एक्शन है जो कि अगले हफ्ते के लिए बेहतरीन संकेत दे रहा है। तो सबसे बढ़िया बात यह कि अब सेक्टोरल चर्निंग हो रही है। कुछ बाजार के दिग्गज ठंडे थे, TCS, रिलायंस जैसे, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी लाइफ टाइम हाई बनाए, सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई बनाए और बैंक निफ्टी की तरफ से सहयोग आए। इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती है। तो फिर से खरीदारी होती हुई दिखी है, चौतरफा खरीदारी है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर एक्शन है और ऐसे में बाजार और नए रिकॉर्ड बनाने के लिए अगले हफ्ते के लिए भी तैयार होते हुए दिख रहे हैं। FIs की तरफ से दमदार खरीदारी बरकरार है। ग्लोबल मार्केट्स के संकेत मजबूती भरे हैं। टेक्निकली बाजार स्ट्रांग है और इन्हीं सब मोमेंटम के चलते रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते हुए दिखे। तो इस हफ्ते एक के बाद एक लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों ने इतिहास और रिकॉर्ड बनाया है। जी अनिल जी, वैसे हफ्ते का शानदार अंत तो हुआ है। अब अगले हफ्ते स्ट्रैटेजी क्या रहे ये भी आपसे हम समझेंगे, लेकिन आज किन सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है जरा ये समझते हैं। हमारे से होगी कुशल गुप्ता का हम रुक करते। कुशल, जरा बताएं, आज तो शानदार अंत किया बाजार ने और ऑल टाइम हाई पर भी पहुंचा, लेकिन कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था? तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में आज चौतरफा खरीदारी हमें देखने को मिली। आरबीआई पॉलिसी आने के बाद आप देखिए बाजार जो है वो लाइफ हाई बनाते हुए नजर आए। यहां पर निफ्टी आप देखिए ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की बढ़त जो है ये दिखाता हुआ नजर आया। साथ ही सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आई। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की सूची देखेंगे तो अदानी पोर्ट्स आखिरी आधे पौने घंटे में एक शार्प अपमूव यहां पर देखने को मिला और तमाम स्टॉक्स जैसे ICICI बैंक, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे 3 से 4% का उछाल दर्ज करते हुए नजर आए। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की सूची देखेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट नहीं थी, पर उसमें रिलायंस इंडस्ट्री जो था वो टॉप लूजर निकल कर आया आज के सत्र में। साथ ही बैंक्स वो आज तेजी को लीड करते हुए नजर आ रहे थे, जहां पर बंधन बैंक सबसे टॉप गेनर्स निकल कर आया है। करीब 4 से 5% का इंट्राडे अप मूव यहां पर था। साथ ही SBI 260 के लेवल से आज पार करता हुआ नजर आया, तो यहां पर भी बेहतरीन तेजी का रुझान हमें देखने को मिला। वही नहीं, अगर आप FMCG स्पेस की भी बात करें तो यहां पर भी एक शार्प अप मूव HUL में दर्ज होता हुआ नजर आया। साथ ही टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है 560 के स्तर पार करता हुआ नजर आया। साथ साथ नेस्ले और यूनाइटेड ब्रेवरीज में भी अच्छा उछाल आज के सत्र में हमें देखने को मिला। मेटल स्पेस से APL अपोलो टॉप गेनर निकल कर आया। साथ ही हिंडाल्को यहां पर भी बढ़िया
तेजी बनती हुई दिखी। यही नहीं, अगर आप देखें तो फार्मा स्पेस, यहां पर भी बहुत ही सही तेजी हमें आज के सत्र में दर्ज होती हुई नजर आई, जिसमें सन फार्मा और ग्लेनमार्क फार्मा तो 3% से भी ज्यादा का अपमूव दिखाते हुए नजर आए। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करें तो जी शिपिंग अनिल जी ने आपको रेकमेंड किया था आज के 2000 में, यहां पर इसके लक्ष्य हासिल होते हुए दिखे। साथ ही स्पाइस जेट बहुत ही बढ़िया अपमूव आता हुआ दिखा, कुणाल जी ने आपको रेकमेंड किया था, 9% की तेजी यहां पर बनी। थेमिस मेडिकेयर सेठी साहब ने बताया था आपको, और अंत में अल्ट्राटेक सीमेंट, यहां पर भी सुमित जी और साथ ही सचित जी की जो एडवाइस थी वो आपके लिए कारगर साबित होती हुई नजर आई। शुक्रिया कुशल, बाजार पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन का रुख करते हैं। संदीप जी, बाजार के लिए एक और शानदार हफ्ते का अंत, तो ऐसी तेजी में क्या करना चाहिए ये भी समझना चाहेंगे आपसे। और दूसरा सवाल वही होगा हमेशा की तरह, इंट्राडे पिक आपसे जानेंगे जो आप हमेशा की तरह शायद 2 लेकर आए होंगे, और पोजिशनल व्यू कहां पर रखे जाए, मतलब हफ्ते भर की खरीदारी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मार्केट्स जबरदस्त बुलंद हो रखे हैं, और जिस तरीके से बैंक निफ्टी आज चला है बिकॉज ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी ऑल्सो काफी अच्छा, उसमें कुछ एकोमोडेटिव स्टैंड के बारे में किए, जीडीपी का आंकड़ा फेवरेबल दिखता हुआ आया, तो रिकॉर्ड मेकिंग वीक था। जैसा कि अनिल जी ने कहा कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, वहां तो एक्चुअली में पार्टी चल रही है। लास्ट वीक भी मैं इसी शो में काफी मिड कैप्स के बारे में बोल के गया था, और मैं तो जनरली मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट मेरा फेवरेट रहता है, तो मैं तो यहाँ पे और अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूँ। बाकी ये है कि फार्मा, एफएमसीजी, आईटी, इन स्टॉक्स पे भी ध्यान दे। जब मार्केट इस तरीके से चलने लगता है और वहां पे ये पार्टिसिपेट भी करेंगे, और जब मार्केट गिरेगा तो कम गिरेंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। तो फार्मा स्टॉक से ही मैं एफएनओ का एक स्टॉक लाया हुआ है सिप्ला, जो कि आज देखिए बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म किए, तो सिप्ला भी मंडे के दिन हो सकता है कि एक अच्छा पार्टिसिपेट करे। चार्ट्स में बहुत बढ़िया दिख रहा था, 767 के लगभग की क्लोजिंग है, 780 85 का टारगेट ले और 759 का स्टॉप लॉस। तो ये हो गया इंट्राडे की एफएनओ पिक। और मिधानी, जो कि एक वैसे अंडर परफॉर्मर रहा है, और पीएसयू स्टॉक्स में जबरदस्त चाल आई हुई है और बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, क्योंकि सरकार कुछ पीएसयू के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, कुछ अपने पॉलिसीज को लेकर काफी वहां पे चेंजेस लाए हैं, जैसे कि बायबैक्स और ये सब आ रहे हैं। तो मुझे लगता है पीएसयूज और पार्टिसिपेट करेंगे। सो 193 के लगभग ये क्लोजिंग हुआ है, 201 से 205 ये इंट्राडे का मैं टारगेट दे रहा हूँ मिधानी में। और जो पोजिशनल पिक के तौर पे जिस तरीके से मैंने बोला कि आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, तो अब एफएमसीजी की एक स्टॉक है, ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स अच्छा पार्टिसिपेट किया, आज एचयूएल ने बहुत अच्छा दिखाया मूव, और डाबर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर आपके मैरिको भी कर रहा है, गोदरेज सीपी सब अच्छा कर रहे हैं। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, मुझे लगता है पोजिशनल पिक के तौर पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को ले, और 3790 से लेकर 3850 तक के टारगेट्स के लिए, और 3570 का स्टॉप लॉस लगाए पोजिशनल के तौर पे ब्रिटानिया। तो 2 इंट्राडे पिक संदीप जी की तरफ से, सिप्ला में खरीदारी की सलाह और मिधानी में खरीदारी की सलाह, और पोजिशनल व्यू रख रहे हैं वो ब्रिटानिया पर, जिसमें वो हफ्ते भर की खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म भी जानेंगे, संदीप जी के पास वापस लौटे, लेकिन उससे पहले आज के दिन का सबसे मेजर इवेंट क्रेडिट पॉलिसी रही। हालांकि कोई बदलाव उसमें नहीं किया गया आरबीआई गवर्नर की तरफ से, हालांकि अकोमोडेटिव रुख को बरकरार जरूर रखा गया है। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ और महंगाई दरों पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्या कहा, सुनते हैं। Continue with the accommodative stance as long as necessary, at least during the current financial year and into the next financial year, to revive growth on a durable basis and mitigate the impact of COVID-19. The real GDP growth for 2021 is projected at -7.5, and the breakup would be as follows. The first 2 quarters are already known. Data that have become available for Q3 2021 confirm that the economy is recuperating faster than anticipated, and more sectors are joining the multi-speed return, the multi-speed upturn that I had highlighted in my statement in October. The contraction in Q2 in the NSO's end November preliminary estimates has turned out to be shallower than projected in October. तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कमेंट्री आरबीआई गवर्नर की तरफ से रही, इसके बाद अकोमोडेटिव रुख कायम रखा, इसके मायने क्या हैं और क्रेडिट पॉलिसी में क्या खास रहा, और भी समझाने के लिए हमारी सहयोगी देवांशी आचार्य से जानते हैं। देवांशी, अगर 10 पॉइंट में समअप करें इस पूरी क्रेडिट पॉलिसी को, तो वो क्या होगा?
आरबीआई पॉलिसी इस बार अनुमान के मुताबिक ही रही। दरों में कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिखा और सारे एमपीसी के जो मेंबर्स थे उनका यही मानना था कि इस बार जो दर हैं वो स्थिर रहने चाहिए और कोई बदलाव नहीं होने चाहिए। तो यूनानिमसली ये डिसीजन एमपीसी मेंबर्स की तरफ से आता हुआ दिखा। इस पॉलिसी में सबसे ज्यादा ग्रोथ पर फोकस किया गया था, रिकवरी के संकेत बताए गए थे और लिक्विडिटी काफी बेहतर होने के संकेत बताए गए थे। और साथ ही अगर महंगाई दर की बात करें तो उसमें हल्की सी चिंता जरूर बताई गई है, लेकिन इसके बावजूद जो ग्रोथ और रिकवरी है इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। FY21 के जीडीपी का जो अनुमान है वो नेगेटिव 9.5% से बढ़ाकर नेगेटिव 7.5% किया गया है। साथ ही जो महंगाई दर है वो आने वाले तिमाही में 6.8% और साथ ही Q4 में 5.8% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही गवर्नर जी का ये भी कहना है कि आने वाले समय में जो महंगाई दर है वो और भी ज्यादा तेजी यहाँ पे होती हुई दिख सकती है, लेकिन जो रिकवरी है वो ज़्यादा पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। साथ ही जो बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको इस बार डिविडेंड नहीं देना होगा। LTRO जो ऑन टैप LTRO है उनको एक्सटेंड कर दिया गया है दूसरे सेक्टर्स की तरफ। ये एक पॉजिटिव बात ज़रूर होती हुई दिखी थी। साथ ही उनका ये भी कहना है कि इकोनॉमी में ओवरऑल जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है। अर्बन में भी धीरे धीरे अब रिकवरी के संकेत ज़रूर आते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ जो चिंता की बात है वो सिर्फ यही थी कि महंगाई दर आगे भी जारी रहने के संकेत देखे जा रहे हैं और साथ ही जो निजी निवेश है और जो केपेक्स है, यूटिलाइजेशन है कंपनीज की तरफ से, वो अब अभी भी थोड़ा सा धीमा है, उसमें रिकवरी आती हुई नहीं दिख रही है। लिक्विडिटी अभी भी इकोनॉमी में जारी है, तो ये चिंता की बात नहीं है। लेकिन इन ऑल अगर देखा जाए जो एक्सपेक्टेड था वैसे ही इस बार आरबीआई की पॉलिसी आती हुई दिखी, रेट्स में कोई बदलाव होते हुए नहीं। शुक्रिया देवांशी आरबीआई पॉलिसी की बड़ी बातें बताने के लिए। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। डीएलएफ काफी सुर्खियों में है। अपने दरअसल एक जॉइंट वेंचर को लेकर समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये पूरी खबर क्या है। मानसी दवे से जानते हैं। मानसी जरा बताएं, डीएलएफ का जॉइंट वेंचर है क्या? जी बिल्कुल, देखिए डीएलएफ में दिन की ऊंचाई पर ट्रेड देखने को मिला है। इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहले तो कमर्शियल रियल एस्टेट में बड़ी डील्स हो रही हैं। खासतौर से डीएलएफ की अगर बात करें, गुरुग्राम में 300 करोड़ के 90 इंडिपेंडेंट फ्लोर इन्होंने बेचे हैं। कंपनी ऐसे और प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर सकती है, ऐसी खबरें हैं। और खासतौर से प्रीमियम रियल एस्टेट सेगमेंट में बेहतर मांग है, जिसका सीधा फायदा डीएलएफ को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा एक और खबर भी रही जिसके चलते डीएलएफ को पर असर पड़ता हुआ दिखा, और ये खबर ये थी कि डीएलएफ के जॉइंट वेंचर में ट्विस्ट आया है। क्या है ये ट्विस्ट? वन होराइजन सेंटर से हाइंस की स्टेक बेचने की तैयारी है। इसका ताल्लुक डीएलएफ से कैसे, ये समझें। वन होराइजन सेंटर में हाइंस ग्रुप और डीएलएफ का जॉइंट वेंचर है। अब स्टेक सेल पर डीएलएफ राइट ऑफ फर्स्ट रेफ्यूजल का इस्तेमाल कर सकती है। गुरुग्राम की इस प्रॉपर्टी से हाइंस तो एग्जिट करना चाहता ही है, लेकिन क्योंकि जॉइंट वेंचर है, ROFR यानी कि राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल का इस्तेमाल कर डीएलएफ का स्टेक को सबसे पहले खरीदने का यहाँ पर हक बनता है। आपको अब ये समझा देते हैं कि वन होराइजन सेंटर क्या है। गुरुग्राम स्थित 8,14,169 वर्ग फुट में 25 मंजिला इमारत है ये। और राइट ऑफ फर्स्ट रेफ्यूजल क्या है ये भी समझ लीजिए। कोई भी दो कंपनियां जब किसी करार में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी जॉइंट वेंचर में जुड़ती हैं तो फिर दोनों ही कंपनियों का सबसे पहले खरीदारी या बिकवाली में हिस्सा लेने का हक होता है। इस केस में डीएलएफ के रेफ्यूज या मना करने पर ही अन्य निवेशक स्टेक खरीद सकते हैं। विदेशी निवेशक इसमें दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। ब्लैकस्टोन, ब्रुकफील्ड अलायंस जैसे निवेशकों ने हिस्सा खरीद की इच्छा भी जताई है। निवेशकों ने प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 करोड़ तक आंकी है। ब्लैकस्टोन और ब्रुकफील्ड का इसे रीट का हिस्सा बनाने का प्लान है। वहीं अलायंस का $2.3 बिलियन करोड़ का जो असेट फंड है, इसके तहत खरीदारी का प्लान है। लेकिन तथ्य ये है कि डीएलएफ अगर राइट ऑफ फर्स्ट रेफ्यूजल का इस्तेमाल करता है, उसके बाद ही कोई और निवेशक जो है वो यहाँ पर खरीदारी सही मायने में कर सकता है, क्योंकि डीएलएफ और हाइंस ग्रुप के बीच जॉइंट वेंचर है, तो सबसे पहला हक जो है। शुक्रिया आपका मानसी, इस पूरी खबर पर और डिटेल में जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का वक्त हो गया है। HDFC सिक्योरिटी से वीके शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं शामिल। सर बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका शो में। आज आप बम्पर कमाई का कौन सा ऑप्शन बताने वाले हैं दर्शकों को? स्वाति जी, आपको और आपके सभी उत्साही दर्शकों को नमस्कार। 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आज। पहला है बाटा। यहाँ पे आप दिसंबर की 1600 की कॉल खरीद सकते हैं करीब 42 रुपए पे। स्टॉप लॉस रखिए इसमें 34 रुपए का, टारगेट रहेगा 56 रुपए। दूसरा स्टॉक है इंडसइंड बैंक। ये स्टॉक ऐसा है जो नीचे से काफी बढ़ के आया है और अभी वापस एक बार आज नए सिरे से कंसोलिडेशन के बाद वापस चला है। तो इसमें आप 920 की कॉल इसी महीने की ले सकते हैं।
₹56.50 इसका लास्ट कोटेड प्राइस था। इसमें स्टॉप लॉस रखे हैं करीब ₹41 का। टारगेट रहेगा आपका ₹75। हमेशा के लिए तरह याद दिलाता रहूंगा कि आपको स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है और ऊपर ही करना है, नीचे कभी नहीं करना है। और जब आपकी प्राइस एक्विजिशन कॉस्ट के जो काफी ऊपर निकल जाए प्राइस, तो फिर आप स्टॉप लॉस को भी ऊपर बढ़ा दें। धन्यवाद। जय हिंद। और शो में अब आपको बताते हैं कि सोमवार के लिए क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। सीधे हम चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास। अनिल जी, अब सोमवार के लिए क्या खास स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या हों? सोमवार के सेशन के लिए उम्मीद है कि यही तेजी और यही मजबूती बरकरार रहेगी और बाय ऑन डिप्स का जो मार्केट बना हुआ है वहां पर खरीदारी लगातार आती दिखेगी, क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स लगभग 100-125 पॉइंट ऊपर मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यानी कि उम्मीद है कि अमेरिका में भी एक मजबूती भरा सेशन रहेगा। एफआईएस की खरीदारी लगातार बरकरार है। 30,000 के ऊपर बैंक निफ्टी का बंद होना अपने आप में अच्छा है और लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन है आज। इस पूरे हफ्ते 13,100 के ऊपर बाजार बंद हुए। आज तो 13,200 से भी काफी ऊपर। तो अब जो बेस बना है बाजार का, अब 13,100, 13,150 सोमवार के लिए बेस का काम करेगा और ऊपर 13,300 के पार निकलने पर 13,450, 13,500 तक का रास्ता निफ्टी के लिए खुलता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी 30,000 के ऊपर बंद हुआ है। 30,400, 30,500 एक छोटी रुकावट का लेवल है, वहां तक पहुंचेगा और उसके बाद और तेजी बैंक निफ्टी में भी बनने की आप उम्मीद कर सकते हैं। रिस्क एक ही है, कोई अनजानी कोई खबर ऐसी आ जाए ग्लोबल मार्केट से जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स करेक्शन दिखा दे, वो तो किसी को पता नहीं। अदरवाइज सारे फैक्टर्स मजबूती की तरफ है। चाहे आप एफआईएस के फ्लो देख लें, तकनीकी तौर पर बाजारों की मजबूती देख लें, ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट देख लें, कमोडिटीज में उछाल देख लें, हर एक तरह से अगर आप देखेंगे तो बाजार मजबूती के साथ है। बस डर यही लगता है लोगों को कि जिस रफ्तार से बाजार बढ़ रहे हैं वो थोड़ी सी चिंता की बात है। रुक रुक कर चले तो बहुत अच्छा, लेकिन वही लग रहा है कि कई दिनों के 12,800, 13,200 की रेंज के कंसोलिडेशन के बाद बाजार ने आज एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। हफ्ते की क्लोजिंग हाईएस्ट लेवल पर हो, रेंज के ऊपर हो, 30,000 के ऊपर बैंक निफ्टी पर, 13,200 के ऊपर निफ्टी पर, ये एक बड़े ब्रेकआउट के संकेत। और ये ब्रेकआउट कम से कम यहाँ से 4-5% की मजबूती बैंक निफ्टी में और 2 से 3% की मजबूती निफ्टी में और ला सकता है। इसके साथ ही कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी भरपूर एक्शन सोमवार को भी बना रहेगा, इस बात की पूरी संभावना है। तो बाय ऑन डिप्स के मार्केट के साथ अपने स्टॉप लॉसेस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें। शुक्रिया अनिल जी, सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए और हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। आइए अब देखते हैं कि सोमवार को क्या स्ट्रैटेजी रहे। हमारे साथ ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान है। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। आज आप सोमवार के लिए कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं? गुड इवनिंग। देखिए, वैसे सोमवार के लिए मुझे लगता है कि मार्केट में जिस हिसाब से तेजी बनी है वैसे बैंक स्टॉक्स काफी अच्छे रहेंगे, एफएमसीजी अच्छी रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ कुछ एक ब्रेकआउट वाले स्टॉक जो इंडेक्स को कंट्रीब्यूट करते हैं जैसे भारती, यहाँ पे हमें लगता है कि अच्छी तेजी और बन सकती है। ये बंद हुआ है 495 के करीब, लेकिन अगर मैं 490 के कॉल ऑप्शंस भारती एयरटेल के अगर लेके चलता हूँ जो चल रहे कुछ 23-24 के करीब, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो भारती एयरटेल के 490 के कॉल ऑप्शंस बाय करने हैं 23-24 रुपए में। स्टॉप लॉस हमें रखना है 10 रुपए का और हम यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 45 रुपए का। जी, बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए, सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। शो के अंत में संदीप जी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां बनाने की सलाह देंगे? बिल्कुल, ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स जो कि वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट्स हो रखा, और मुझे ऐसा लगता है कि इस सेगमेंट में भी बहुत स्टीम बाकी है और स्टॉक्स वैसे लेने चाहिए। मार्केट ऑल टाइम हाइस पे है और जो स्टॉक्स नहीं परफॉर्म किए हैं और अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स है, तो वहीं पे ऑटो इंसुलरी सेक्टर है जो कि एक अच्छा अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया रहेगा। और कंपनी जो मैं चुन के लाया वो है इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स। निप्पॉन का नाम आते ही समझ लीजिए कि जापान की कंपनी है, और जापान की जो कंपनी है वो फर्दर सब्सिडियरी है माले ग्रुप की जो जर्मनी की कंपनी है। सो इसमें 3 कंट्री का समावेश हो गया, इंडिया, जापान एंड जर्मनी। और जर्मनी और जापान का जब नाम आता है तो कंपनी की क्वालिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ता, और एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात तो ऑटो इंसुलरी सेक्टर की कंपनी होते हुए भी 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स में ये इग्निशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम्स सप्लाई करने में एक लीडर है, और सिर्फ 800 करोड़ की कंपनी है
और जिस तरीके से रिजल्ट सितंबर के आए हैं, ऑलमोस्ट सितंबर 19 के रिजल्ट्स में जो 14 करोड़ का पैट रहता है, वही पैट इस बार सितंबर 2020 में भी आया है। ओपीएम बहुत अच्छा था, अच्छा इंक्रीज हुआ, कॉस्ट कुछ कम होने से 14% के लगभग, नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब कंपनी के 10% रहते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि एक से क्वार्टर खराब गया जून वाला, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे 14-15% है, अदरवाइज 22% रहता है। डिविडेंड यील्ड भी करीब 2% के लगभग कंपनी में रहती है। सो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन द कंपनी। बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत बढ़िया एक सपोर्ट लिया हुआ है, बहुत ज्यादा चला हुआ स्टॉक नहीं है। बिल्कुल इस स्टॉक में निवेश करें। 354 के लगभग क्लोजिंग प्राइस थी, 410 से लेकर 430 के टारगेट्स के लिए आने वाले 6 से 9 महीने की। तो 6 से 9 महीने के लिए इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल्स में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं संदीप जैन। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप शो में शामिल हुए आज, और साथ ही हमारे तमाम सहयोगी हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। तो शो में आज के लिए बस इतना ही।